भीषण बरसात की एक काली रात थी। आकाश में घने काले बादल छाए हुए थे, जैसे किसी ने काली चादर ओढ़ रखी हो। तेज हवाएं चल रही थीं, जो कभी कभी सीटी जैसी आवाज करके गुजरती थीं। गांव के एक छोटे से घर में कोने में कमला कांपते हुए बैठी थी। उनके हाथ पैर कमजोर पड़ चुके थे। रसोई से बर्तनों की खटखटाहट की आवाजें आ रही थीं। सीमा, कमला की बहू, जानबूझकर जोर जोर से बर्तन रख रही थी ताकि कमला को परेशान किया जा सके। कमला ने कमजोर आवाज में कहा, बहू, थोड़ा खाना दे दो, बहुत तेज भूख लग रही है। आज सुबह से अभी तक कुछ भी नहीं खाया है। 2 रोटी मिल जाएंगी तो रात कट जाएगी। सीमा ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, माँ जी, मेरे पास आपके लिए खाने के लिए कुछ नहीं है। जो थोड़ा बचा है वो सुरेश के लिए है। आप खुद को संभालो। ये घर धर्मशाला नहीं है जहाँ हर समय आपको खाना मिले। अगले दिन कमला भूख से तड़प रही थी। उसने अपनी बहू सीमा से अपने लिए फिर से खाना मांगा। आप क्या हर वक्त खाना ही खाती रहती है? यहाँ कोई खाना नहीं है। मैंने जो बनाया था वो सब खत्म हो गया। अरे, इस बुढ़िया ने तो परेशान ही कर दिया है। इसे किसी भी तरह इस घर से बाहर निकालना होगा। लेकिन कैसे? मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि ये खुद ब खुद इस घर को छोड़कर चली जाए। अगले दिन सीमा ने एक चाल चली। जब सुरेश दोपहर में घर आया तो वह अचानक जोर जोर से रोने लगी। उसने अपनी आंखें लाल कर लीं और कांपती आवाज में सुरेश से कहा, सुरेश, अब ये मेरा घर नहीं रहा। अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। अब मुझे अपने मायके जाना है। क्या हुआ सीमा? ये सब क्या कह रही हो? कल जब मैंने माँ जी से कहा कि खाना खत्म हो गया है तो उन्होंने मुझे बहुत बुरा भला कहकर अपमानित किया। उन्होंने कहा कि मैं इस घर में रहने लायक नहीं हूँ। क्या सच में माँ ने तुमसे ऐसा कहा? रुको, मैं अभी जाकर माँ से पूछता हूँ। ये सब सुनकर सुरेश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह तुरंत अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ, ये सब क्या हो रहा है? आप सीमा से ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती हैं? कमला ये सब सुनकर हैरान हो गई। बेटा, तुम ये क्या कह रहे हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सब झूठ है। झूठ? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? कल आपने साफ साफ कहा था कि मैं इस घर के लायक नहीं हूँ। सुरेश बेटा, मैं सच बोल रही हूँ। मैंने बहू से ऐसा कुछ नहीं कहा। सीमा ये सब झूठ बोल रही है। झूठ? तो अब आप मुझे झूठा भी कहोगी? सुरेश ने उन दोनों को शांत करने की कोशिश की। तुम दोनों अब शांत हो जाओ और इस घर में शांति से रहो। मुझे परेशान मत करो। मैं जा रहा हूँ। खेत पर जाने का समय हो गया है। ये बुढ़िया इतनी आसानी से इस घर से नहीं निकलेगी। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे सुरेश इसे घर से निकालने के लिए मजबूर हो जाए। हाँ, मुझे इसे गुस्सा दिलाना होगा ताकि यह कोई गलत कदम उठाए और हमें इसे निकालने का मौका मिल जाए। माँ जी, आप हर वक्त बस खाना ही खाती रहती हो। काम तो आपसे कुछ होता नहीं है। बस बैठे बैठे खाओ और पैसे उड़ाओ। घर के किसी काम में भी मदद नहीं करती। तुम्हारी वजह से मैं दिन रात काम में लगी रहती हूँ। बहू, क्या हुआ है? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? ये सब सुनकर सुरेश अपने कमरे से बाहर आता है। सीमा उसके पैरों की आहट सुन लेती है और जोर से चिल्लाते हुए झूठ बोलने लगती है। आपने मुझे थप्पड़ मारा। हे भगवान, इस औरत ने मुझे इस उम्र में थप्पड़ मार दिया। हे भगवान, तू ही इंसाफ कर। क्या बहू, मैंने तुम्हें थप्पड़ नहीं मारा। क्या हुआ? तुम दोनों ने कैसे शोर मचा रखा है? देखो सुरेश, माँ जी ने मुझे थप्पड़ मारा है। सुरेश पागलों की तरह चिल्लाया। माँ, आप सीमा के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? आपने उसे थप्पड़ तक मार दिया है। ये कैसा व्यवहार है? बेटा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सब झूठ है। मैंने कभी सीमा को छुआ तक नहीं है। वो झूठ बोल रही है। मैं झूठ बोल रही हूँ? देखो,
सुरेश, माँ जी अब मुझे झूठा भी ठहरा रही है। बस माँ, आपकी हरकतों से मैं तंग आ चुका हूँ। अब आप अपने रहने का इंतजाम कहीं और कर लीजिए। ये मेरा घर है, आप आज ही यहाँ से चली जाएं, अभी। कमला की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, बेटा, मुझे अगर कोई गलती हो गई हो तो तुम दोनों मुझे माफ कर दो, पर मुझे इस घर से मत निकालो। मैं कहाँ जाऊंगी? इतनी बरसात में मैं इस उम्र में कहाँ जाऊंगी? तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कौन है? क्या तुम्हारे दिल में अपनी माँ के लिए इतनी सी भी जगह नहीं बची है? माँ, ये मेरा घर है और इस घर में जो मैं कहूंगा वही होगा। अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अभी इस घर से बाहर निकलो। अरे सुरेश, ये तुम्हारी माँ है, क्या तुम्हें उन पर जरा सा भी तरस नहीं आता? तुम उन्हें इस हालत में कैसे छोड़ सकते हो? क्या तुम्हें नजर नहीं आता? उनकी तबीयत खराब हो जाएगी, वो बीमार पड़ जाएंगी। आप चुप रहिए। ये मेरे घर का निजी मामला है और मैं नहीं चाहता कि मेरे घर के मामलों में बाहर वाला कोई कुछ बोले। बेटा, क्या तुमने कभी सोचा कि एक बूढ़े माँ बाप को इस उम्र में अपने बच्चों की कितनी जरूरत होती है? ये घर ही तो मेरी जिंदगी है, मेरा सब कुछ है। आज तुम सब कुछ मुझसे छीन रहे हो। लेकिन सुरेश ने अपनी माँ की एक न सुनी। उसने अपनी माँ को घर से बाहर धकेल दिया, जैसे कोई अनचाहा सामान फेंक रहा हो। इस घर को मैंने और सुरेश के पिता ने अपने खून पसीने की मेहनत से बनाया था। आज वही घर सुरेश और उसकी बहू ने मुझसे छीन लिया। लगता है मेरा वक्त ही खराब है। कमला रोते हुए भारी कदमों से अपने घर से चली जाती है। कमला रोते हुए एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। हे भगवान, मेरी किस्मत में यह दिन भी देखना लिखा था। जिस बेटे के लिए जिंदगी भर मेहनत की, आज उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी? इतने में एक गांव वाला कमला के पास से गुजरता है। कमला बारिश में पूरी तरह से भीग चुकी थी, जिसके कारण वह ठंड से कांप रही थी। बेटा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मुझे कोई कपड़ा दे दो जिससे मैं अपने शरीर को ढक सकूं और इस ठंड से बच सकूं। अरे माँ जी, तुम जैसे लोग तो सड़कों पर ही भटकते रहते हैं। यहाँ कोई मदद नहीं करेगा। जाओ कहीं और भीख मांगो। तुम्हारे जैसे आलसी लोगों की वजह से ही गांव की बदनामी होती है। कमला निराश होकर उस पेड़ के नीचे बैठी रही। उसका शरीर इतना कांप रहा था मानो हर हड्डी अलग अलग हिल रही हो। उसकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि निराशा बह रही थी। वह रात भर सर्दी से लड़ते हुए वहीं बैठी रही। सुबह होते होते कमला की हालत और खराब हो गई थी। बेटा, कृपा करके एक चादर दे दो। मैं पूरी तरह भीगी हुई हूँ। मुझे बहुत ठंड लग रही है। अरे बुढ़िया, ये कोई खैराती दुकान नहीं है। यहाँ मुफ्त में कोई सामान नहीं मिलता। पहले पैसे निकालो, जब कुछ सामान मिलेगा। बेटा, मेरी मदद कर दो। इस उम्र में मैं कहाँ से पैसा लेकर आऊंगी? दुकानदार अपनी दुकान के अंदर चला जाता है। कमला दुकान के बाहर खड़ी हुई कांपती रहती है। उसकी आंखों में निराशा भरी हुई थी और चुपचाप वापस लौट जाती है, जैसे वह इस दुनिया में अकेली हो। अब मैं क्या करूं? कहने को तो यह दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन आज इसमें मेरे लिए कोई जगह नहीं है। मेरे ही बेटे ने मुझे अपने घर से निकाल दिया। जिस घर को खून पसीने से बनाया था, आज उसी घर में मेरे लिए एक कोना तक नहीं है। ये कैसी हालत बना दी मेरे बेटे ने मेरी। सर्दी से मेरा शरीर टूट रहा है और भूख से पेट में बहुत दर्द हो रहा है।
वह उठती है और दूसरी दुकान की तरफ जाने लगती है, जहां से वह कुछ खाने की उम्मीद करती है। वह धीरे धीरे चलते हुए गांव की मुख्य सड़क पर खाने की एक दुकान पर पहुंच जाती है। बेटा, बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो। 2 दिन से एक दाना भी नहीं खाया। भगवान तुम्हारा भला करेगा। बुढ़िया, मैंने क्या तेरे लिए यहाँ कोई भंडारा खोल रखा है? यहाँ तेरे लिए कोई मुफ्त का खाना नहीं है। अब यहाँ से निकलो। बेटा, थोड़ा सा भी कुछ खाने को दे दो। 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। ठंड से शरीर काम नहीं कर रहा है। अब भूख के कारण खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। अरे जाओ यहाँ से। सुबह सुबह भीख मांगने आ जाते हैं लोग। भीख मांगने के बजाय कोई काम क्यों नहीं कर लेती? जिंदगी भर आराम किया होगा, अब भुगतो। कमला की आंखों में आंसू भरे हुए थे और ठंड से कांपते हुए वह वहीं खड़ी रहती है। उसके चारों तरफ लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। वह उसे देखते हैं, लेकिन डर के कारण कोई भी उसकी मदद करने का साहस नहीं जुटा पाता। देखो भाई, हम क्या कर सकते हैं? वह तो सुरेश की माँ है। देखो बेचारी की कैसी हालत हो गई है। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? अगर हम उनकी मदद करेंगे तो सुरेश हमसे नाराज हो जाएगा। वो बहुत गुस्से में रहता है। हमें कोई फालतू की परेशानी नहीं चाहिए। सही कहा तुमने। सुरेश और उसकी पत्नी का व्यवहार बहुत खराब है। अगर हम उसकी माँ की मदद करने की कोशिश करेंगे तो वह हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर देगा। हमें अपना भी ध्यान रखना है। कमला की आंखों में शर्मिंदगी छलक आई। कभी सोचा नहीं था कि मैं इतनी मजबूर हो जाऊंगी, लेकिन ठीक है, अब मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बेटा, कुछ खाने के लिए मदद कर दो। 2 दिन से पेट में अन्न का एक दाना नहीं गया है। भगवान तुम्हारा भला करेगा। अरे ठीक ठाक तो लग रही हो मां जी। इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हो कि कोई काम ना कर सको। भीख मांगने के बदले कोई काम धंधा क्यों नहीं कर लेती? सही कहा। यहाँ भगवान का नाम रटने से कुछ नहीं मिलेगा। जाओ किसी मंदिर में जाकर बैठो, वहां कुछ ना कुछ भीख मिल ही जाएगी। तुम दोनों चुप रहो। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? अगर दूसरे का दुख नहीं समझ सकते तो कम से कम ताने तो मत मारो। ऐसा वक्त किसी के भी जीवन में आ सकता है। अपनी जुबान पर लगाम लगाओ। मां जी, आप मेरे साथ चलो। मां जी, ये लो, खाना खाओ। भगवान ने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं किसी भूखे को खाना खिला सकूं। उस व्यक्ति ने कमला को गर्म गर्म खाना दिया। बेटा, तुमने न सिर्फ मेरी भूख मिटाई, बल्कि मुझे इंसानियत का असली मतलब भी समझाया। भगवान तुम्हें खुश रखे। कुछ दिन ऐसे ही बीते। कई दिनों तक कमला खुले आसमान के नीचे बरसात सहती रही। भगवान ने चाहा तो यह वक्त भी गुजर जाएगा। मेरा शरीर चाहे टूटकर बिखर जाए, लेकिन मैं अपने मन को हारने नहीं दूंगी। मुझे फिर से खड़ा होना है। मैं दिन रात मेहनत करूंगी और अपनी मेहनत के दम पर फिर से सब कुछ प्राप्त करूंगी। इस तरह दूसरों के भरोसे कब तक जिंदगी कटेगी? मुझे अपनी परेशानियों से खुद लड़ना होगा। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो यह दुनिया मुझे जीने नहीं देगी। एक दिन कमला सोचते सोचते गांव के बाहर चली गई। तभी उसकी नजर गांव के किनारे खड़े मजबूत बांसों के पेड़ों पर पड़ी। उन बांसों को देखकर कमला के मन में एक विचार आया। ये बांस तो बहुत मजबूत लग रहे हैं। अगर इन बांसों से एक झोपड़ी बना लूं तो बारिश और सर्दी से बच सकती हूँ। हाँ, यही सही रहेगा। उसने गांव में जाकर एक व्यक्ति से कुल्हाड़ी मांगी। बेटा, मुझे कुछ दिनों के लिए आपकी कुल्हाड़ी चाहिए। मैं बांस काटकर अपना एक छोटा सा ठिकाना बनाना चाहती हूँ। मैं वादा करती हूँ, जल्दी लौटा दूंगी। मैं अपनी कुल्हाड़ी किसी को नहीं देता, और तुम्हें तो मैं बिल्कुल भी नहीं जानता।
फिर भला तुम्हें अपनी कुल्हाड़ी कैसे दे दूं? जाओ अपना काम करो। बेटा, मुझे इस कुल्हाड़ी की बहुत जरूरत है। मैं वादा करती हूँ, मैं इसे जल्द ही वापस लौटा दूंगी। तुम्हारी दया से मैं अपना ठिकाना बना लूंगी। ठीक है, ले जाओ, लेकिन याद रखना इसे जल्दी लौटाना, मुझे भी इसकी जरूरत है। कमला ने कुल्हाड़ी ली और गांव के बाहर बांस के पेड़ों के पास पहुंची। पूरे दिन मेहनत करके उसने कई बांस काटे। फिर उसने उन बांसों को एक विशेष तरीके से जोड़कर एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। अब कम से कम इस बारिश और धूप से तो बच सकूंगी। भगवान, बस थोड़ा सा सहारा और दे देना। झोपड़ी बनाने के बाद कमला कुल्हाड़ी लौटाने के लिए गांव वाले के पास वापस जाती है। बेटा, यह लो तुम्हारी कुल्हाड़ी। मेरा काम हो गया है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मेरी मदद की। तुम्हारी ईमानदारी देखकर अच्छा लगा। अब इस कुल्हाड़ी को अपने पास ही रख लो। मैंने नई कुल्हाड़ी खरीद ली है। भगवान तुम्हारी मदद करे। कमला कुल्हाड़ी लेकर अपनी झोपड़ी में वापस लौट आती है और वहीं सो जाती है। अगली रात बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। बांस की झोपड़ी के बीच से पानी अंदर टपकने लगता है। ठंड की वजह से कमला कांपने लगती है। यह कैसे हो गया? मैंने तो झोपड़ी को अच्छी तरह बनाया था, फिर भी झोपड़ी के अंदर पानी टपक रहा है। मुझे इन छेदों को बंद करना होगा, वरना इस झोपड़ी का भी कोई फायदा नहीं होगा। कमला जंगल की तरफ जाने लगती है। तभी रास्ते में उसने देखा कि केले के पेड़ों के नीचे एक बंदरिया अपने बच्चे को लेकर बारिश से बचने की कोशिश कर रही है। केले के पेड़ के बड़े बड़े पत्तों के कारण पानी की बूंद जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी, जिससे बंदरिया अपने आप को और अपने बच्चे को बारिश से बचा रही थी। यह बंदरिया कितनी समझदार है। उसने अपने और अपने बच्चों को बारिश से बचाने के लिए केले के पेड़ों का इस्तेमाल किया है। मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए। अब मुझे समझ में आया कि मैं अपनी झोपड़ी के अंदर पानी टपकने से कैसे रोक सकती हूँ। कमला ने केले के पेड़ों से उसके पत्ते काटकर इकट्ठे किए और अपनी झोपड़ी में सावधानी से चारों तरफ लगा दिए। अब यह मेरा छोटा सा घर मुझे एक नई जिंदगी देगा। अब बारिश हो या ठंडी हवा, मैं इन सब से अपने आप को बचा सकूंगी। अगले दिन गांव वाले जब यह देखने आए तो वो सब कमला का मजाक उड़ाने लगे। अरे देखो तो, ये बुढ़िया पागल हो गई है। इसने बांस और केले के पत्तों से घर बनाया है। इस उम्र में लोग आराम करते हैं और यह पागल बुढ़िया झोपड़ी बनाने में लगी हुई है। हद है। तुम सब लोग चाहे जो भी कहो, लेकिन मुझे पता है कि मैंने क्या बनाया है। मेरी मेहनत और विश्वास ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। कुछ दिनों बाद बहुत तेज बारिश होने लगी, लेकिन इस बार कमला अपने बांस और केले के पत्तों से बने घर में सुरक्षित थी। लेकिन इस बारिश के कारण सुरेश की हालत बहुत खराब थी। सुरेश के खेत की फसल पककर कटने को तैयार थी। सुरेश घर बैठा बारिश के रुकने का इंतजार कर रहा था कि बारिश रुके और वह अपने खेत की फसल काटे। लेकिन बारिश ने सुरेश को इतना मौका नहीं दिया, जिसके कारण सुरेश की चिंता बढ़ती ही जा रही थी। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत आ गई। बारिश तो थमने का नाम ही नहीं ले रही। मेरी फसल पककर तैयार खड़ी है। अगर यही हाल रहा तो मेरी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। आप चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। जल्दी ही बारिश रुक जाएगी। भगवान पर भरोसा रखिए। तभी कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है। सुरेश सीमा के साथ अपने खेत की तरफ फसल को देखने के लिए जाता है। खेत पर पहुंचकर सुरेश अपनी फसल को देखकर हैरान रह जाता है। बारिश के कारण उसकी सारी फसल बर्बाद हो चुकी थी, जिसे देखकर सुरेश बहुत घबरा जाता है। नहीं, ये क्या हो गया? मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। हे भगवान, ये तूने मेरे साथ क्या किया? मैं बर्बाद हो गया। सीमा, अब क्या होगा? इस बारिश की वजह से मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई है। अब हम क्या करेंगे?
भगवान हमारे किन कर्मों का फल हमें दे रहा है। आप ऐसे दिल छोटा मत कीजिए जी, हमें हार नहीं माननी चाहिए। अगर यह फसल बर्बाद हो गई तो क्या हुआ, हम फिर से मेहनत करेंगे, फिर से अपने खेत को सींचेंगे। हम दोबारा मेहनत करेंगे, दोबारा अपने खेतों में फसल तैयार करेंगे। भगवान हमारा साथ जरूर देगा। सीमा, तुम समझती क्यों नहीं? जो थोड़ी बहुत पूंजी थी वो सब लगा चुका हूं। अब नया बीज, नई खाद कहां से लाऊं? मेरे पास एक पैसा भी नहीं बचा है। आप एक काम कीजिए, गांव के सेठ जी से कुछ पैसा उधार ले लीजिए। जब हमारी फसल पककर तैयार हो जाएगी तब हम अपनी फसल बेचकर उनका सारा कर्जा उतार देंगे। एक बार फसल उग आए फिर हमें कोई परेशानी नहीं होगी। तुम सही कह रही हो सीमा, अब हमारे पास केवल यही रास्ता बचा है। मैं सेठ जी के पास जाकर देखता हूं, अगर उन्होंने कुछ धन उधार दे दिया तो मैं दोबारा से मेहनत करके अपने खेत में नई फसल तैयार करूंगा। सुरेश के पास अब कोई और रास्ता नहीं था। सुरेश डर के बावजूद गांव के सेठ से उधार लेने का फैसला करता है। भारी मन और डरते हुए वह गांव के सेठ जी के पास पहुंच जाता है। अरे सुरेश, इतने दिन बाद कैसे आना हुआ? सेठ जी, मुझे आपकी एक मदद चाहिए। मदद? अरे बोलो बोलो, कैसी मदद चाहिए? सेठ जी, आप तो जानते ही हैं, कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। मेरी पूरी फसल इस बारिश में बर्बाद हो गई है। मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा। मुझे अपने खेत में फिर से फसल बोनी है, लेकिन मेरे पास बीज और खाद के लिए पैसे नहीं हैं। कृपया मुझे कुछ धन उधार दे दीजिए। मैं फसल तैयार होते ही आपका कर्ज ब्याज समेत चुका दूंगा। कर्ज तो मैं दे दूंगा सुरेश, लेकिन ध्यान रखना, तुम्हें कर्ज सही समय पर चुकाना होगा। अगर समय पर कर्ज नहीं लौट आया तो तुम्हारी जमीन, घर, सब कुछ मेरा हो जाएगा। सुरेश के पास कोई और चारा नहीं था। वह सेठ जी से कर्ज लेकर वापस चला जाता है। वह अपने खेत में दोबारा से मेहनत करता है। दिन रात मेहनत करने के बाद उसके खेत में दोबारा फसल पककर तैयार हो जाती है। लेकिन जैसे ही फसल पककर कटने को तैयार थी, तुरंत आसमान में बादल घिर आते हैं और तेज मूसलाधार बारिश होने लगती है, जिसके कारण सुरेश की फसल फिर से खराब हो जाती है। ये देखकर सुरेश बहुत घबरा जाता है। यह तो बहुत बुरा हो गया। मेरी सारी फसल फिर से बारिश के कारण खराब हो गई है और कर्ज भी बढ़ता जा रहा है। अब मैं यह सारा कर्ज कहां से चुकाऊं? यह कर्ज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अब कुछ नहीं बचा। सीमा, ये क्या हो गया? हमने ऐसा तो नहीं सोचा था। हे भगवान, हमारे साथ ये क्या हो रहा है? ये कर्ज तो हमारी सारी मेहनत और दौलत को यूं ही खा जाएगा। अब क्या होगा? हमारी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। कुछ समय बाद सेठ का दबाव बढ़ने लगता है। वह सुरेश के दरवाजे पर आ धमका। सुरेश, तुमने जिस तरह से उधार लिया था, अब उसे चुकाने का वक्त आ गया है। तुम्हारा सारा समय खत्म हो चुका है। अब या तो मुझे मेरा सारा धन वापस करो, वरना मैं तुम्हारी संपत्ति को बेचकर अपना धन वसूल लूंगा। सेठ जी, मुझे थोड़ा और समय दे दीजिए। बारिश की वजह से मेरी सारी फसल फिर से खराब हो गई है। मुझे थोड़े से समय की और जरूरत है। मैं आपका सारा कर्ज चुका दूंगा। अब और कोई बहाना नहीं चलेगा सुरेश। अब तुम्हें अपनी सारी संपत्ति को बेचकर मेरा सारा कर्ज चुकाना होगा। पर सेठ जी, अब मेरे पास क्या बचा है? मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया है। अब मैं यह कर्ज कैसे चुकाऊं? सुरेश, तुम्हारी हालत के बारे में पूरा गांव जानता है। अब तुमसे मुझे यह घर खाली करवाने में जरा भी देर नहीं लगेगी। कल तक यह घर खाली हो जाना चाहिए। इतना कहकर सेठ वहां से चला जाता है। सुरेश और सीमा एक दूसरे की तरफ बेबस नजरों से देखते हैं। ये सब मेरे कर्मों का फल है। अगर मैंने माँ जी के साथ इतनी बदतमीजी नहीं की होती और उनका आशीर्वाद हमारे साथ होता तो हमें आज ये दिन ना देखना पड़ता। मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो गया है सीमा। माँ को घर से निकालकर मैंने सबसे बड़ा पाप किया है।
अब उनके पास जाकर उनसे माफी मांगने के सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अगर उन्होंने हमें माफ नहीं किया तो हमने उनके साथ बहुत गलत किया है। माँ का दिल बहुत बड़ा है, मैं जानता हूँ वह हमें जरूर माफ कर देंगी। हमें उन्हें ढूंढना होगा। सुरेश और सीमा माँ को ढूंढने के लिए सड़क पर निकल पड़ते हैं। दोनों भूखे प्यास से अपनी माँ को ढूंढते रहते हैं। तुम दोनों बहुत दुखी लग रहे हो, क्या हुआ है? महाराज, हम बुरी तरह से परेशान हैं। सब कुछ बर्बाद हो गया है। घर बार सब कुछ खत्म हो चुका है और हम सड़क पर आ गए हैं। हमारी किस्मत ने हमें धोखा दे दिया। हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। हम नहीं जानते कि अब क्या करें। सब कुछ डूब गया है। तुम दोनों की बात सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें किसी की नजर लग गई है। जरूर तुमने कुछ ऐसा किया है जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था और अब उसका परिणाम भुगत रहे हो। हाँ महाराज, मैंने अपनी माँ के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था। लगता है इस वजह से आज हमारी यह हालत हो गई है। समझ गया। जीवन में कभी किसी को धोखा देने की कोशिश मत करो। गलत काम करने पर हर किसी को उसकी सजा भुगतनी ही पड़ती है। अब तुम्हें अपनी गलती स्वीकार करके आगे बढ़ना होगा, तभी तुम्हें शांति मिलेगी। तुम्हें अपनी गलती माननी होगी और अपनी मां से माफी मांगनी होगी। धन्यवाद महाराज, आपने हमें सही रास्ता दिखाया। अब मैं अपनी मां को ढूंढकर उनसे माफी मांगूंगा। अब हम चलते हैं महाराज। साधु के आशीर्वाद के साथ सुरेश और सीमा अपनी मां को ढूंढते हुए गांव के किनारे पहुंच जाते हैं। वह देखते हैं कि उनकी मां बांस की झोपड़ी में बैठी हुई थी। माँ, हमें माफ कर दीजिए। माँ, हमने आपके साथ बहुत अन्याय किया है। अब क्यों आए हो? जब मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत थी तब तुमने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब क्या लेने आए हो? माँ जी, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। हमें माफ कर दीजिए। हमें अब समझ में आ गया कि आपने हमारे लिए कितना कुछ किया है। हम आपकी छत्र छाया में वापस आना चाहते हैं। मुझे एक मौका दो माँ, मैं अपने गुनाह का प्रायश्चित करूंगा। जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन तुम्हारी यह माफी अब तुम्हारे कर्मों पर निर्भर है। मेहनत और ईमानदारी से जीवन जीना सीखो। बेटा, अब जब तुम यहाँ आ ही गए हो तो बताओ क्या हुआ है? तुम क्यों इतने परेशान हो? ऐसा क्या हो गया जो तुम मुझे यहाँ ढूंढने आ गए? कमला ने सुरेश से उसकी कहानी पूछी। सुरेश की आंखें भर आईं। उसने सारी घटना अपनी माँ को बताई। तुम जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन भगवान हर किसी इंसान को दूसरा मौका जरूर देता है। अपनी मेहनत और सच्ची सोच से काम करो तो यह मेहनत तुम्हारा जीवन बदल सकती है। अगर हम अपनी सोच को बदलें और मेहनत से काम करें तो जीवन की हर परेशानी हल हो सकती है। कमला का घर देखकर कुछ गांव वाले मजाक उड़ाते हैं। क्या तुम सोचती हो कि यह बस केले के पत्तों से बना घर इतनी भारी बारिश में टिक पाएगा? हंसी का कारण बन रही हो तुम। तुमने भी क्या मजाक किया है मां जी? ये घर इस बारिश में कोई काम नहीं करेगा। इससे अच्छा है कि कोई पक्का मकान बना लो और उसी में रहो। ये घर कितने दिन टिकेगा? तुम लोग चाहे जो समझो, लेकिन मुझे अपनी मेहनत पर विश्वास है। कितनी भी भयंकर बारिश हो, यह घर मुझे हर बारिश से बचाएगा। अरे यह कहो ना कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है। पक्का घर बनाने के लिए पैसा लगता है, पैसा। इतना कहकर सभी गांव वाले चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद गांव में भयंकर बारिश शुरू हो गई। एक गांव वाला जो जंगल के रास्ते से गांव की तरफ आ रहा था, कमला के घर के पास से गुजरता है। वह बारिश में भीगने के कारण ठंड से कांप रहा था। अरे बेटा, इतनी तेज बारिश में तुम बाहर क्यों खड़े हो? तुम्हारा शरीर तो ठंड से कांप रहा है। तुम पूरी तरह भीग गए हो। चलो जल्दी से अंदर आ जाओ। जब बारिश रुक जाए
तब वापस चले जाना। अरे माँ जी, आपका घर तो बहुत अच्छा है। इसके अंदर तो बारिश की एक बूंद तक नहीं आ रही और अंदर गर्माहट भी बनी हुई है। ये कैसे संभव है? बचपन से ही सुना था कि बांस से बना हुआ मकान बहुत मजबूत रहता है। मैंने घर के बाहर चारों तरफ केले के पत्तों से यह पूरा घर ढक दिया, जिससे बारिश की एक बूंद भी घर के अंदर नहीं आती और मेरा घर बारिश से बचा रहता है। थोड़ी देर बाद बारिश बंद हो जाती है और वह गांव वाला अपने घर की ओर चल देता है। तभी अचानक फिर से भयंकर बारिश शुरू हो जाती है। चारों तरफ पानी पानी हो जाता है। गांव में बुरी तरह से बाढ़ आ जाती है। सभी के घर बाढ़ में डूबने लगते हैं। अब हम सब क्या करें? इस बाढ़ ने तो हमारे घरों का इतना नुकसान कर दिया है। अब हम ऐसी बारिश में कहां जाएं? क्या इस बारिश से बचने का कोई रास्ता नहीं है? ऐसी बाढ़ में हमारे बीवी बच्चों का क्या होगा? मुझे तो लगता है इस बारिश से बचने का अब कोई रास्ता नहीं है। अगर ऐसा ही हाल रहा तो हम ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे। देखो भैया, हमें सबको कमला माँ के घर चलना चाहिए। मैं वहां होकर आया था। उनका घर सचमुच बहुत मजबूत है। मुझे यकीन है कि इस बाढ़ का उनके घर पर कोई असर नहीं हुआ होगा। अगर हम जल्दी नहीं निकले तो इस बाढ़ में डूबकर हमारी जान भी जा सकती है। इसलिए हमें तुरंत उनके घर चलना चाहिए। तुम सही कह रहे हो। उनका घर कुछ अलग ही है। उनके घर में कुछ तो खास बात जरूर होगी। कमला माँ हमेशा कहती थीं कि उनका घर बहुत मजबूत है और इस बारिश का उस पर कोई असर नहीं होगा। लगता है उन्होंने सही कहा था। हमें उनके घर ही जाना चाहिए। अगर हम यहां से जल्दी नहीं निकले तो हम सब इस बारिश में डूब जाएंगे और मर जाएंगे। मां जी, हमें बचा लो, हमारी मदद करो। इस बारिश में हमारे घर डूब गए हैं। केवल आपका ही घर है जो अभी तक इस बारिश में बचा हुआ है। कृपया हमारी मदद करो। हाँ मां जी, हमारी मदद करो। अगर आपने हमारी मदद नहीं की तो हम इस बाढ़ में डूबकर मर जाएंगे। अरे बेटा, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? तुम सब जल्दी से अंदर आ जाओ, बारिश बहुत तेज हो रही है। गांव वाले धीरे धीरे कमला के घर में इकट्ठा हो जाते हैं और वे सभी लोग कमला का धन्यवाद करते हैं। तुम्हारे घर में सचमुच कोई जादू है मां जी। यहां तो बारिश की एक बूंद का नामो निशान तक नहीं है। हम सब आपके बहुत आभारी हैं। देखो, हम सब जो सोच रहे थे वही हुआ। हमें इस घर में बारिश से कोई तकलीफ नहीं होगी। हम सभी बहुत डर रहे थे, लेकिन इस घर में आकर जैसे हमें एक नया जीवन मिल गया हो। बेटा, यही तो है हमारा साथ में रहने का असली मतलब। जब हम सभी लोग एक साथ रहते हैं तो किसी भी मुश्किल का सामना करना बहुत आसान हो जाता है। मैंने इस घर के चारों तरफ केले के पत्तों का इस्तेमाल किया है, इसीलिए इस घर में बारिश की एक बूंद तक नहीं आ रही। कुछ दिन बाद बारिश बंद हो जाती है। सभी लोग खुशी खुशी अपने घर की तरफ लौट जाते हैं।